तो देखिए मिडिल ईस्ट में लगातार भीषण महायुद्ध जारी है और इस बीच देखिए आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद सिनवार भी ढेर कर दिया गया। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि सिनवार की मौत के बाद क्या क्या बरामद हुआ है। सबसे पहले राइफल बरामद किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मैगजीन भी यहाँ पर सिनवार की मौत के बाद बरामद की गई है। इसके साथ साथ पासपोर्ट्स भी बरामद किए गए हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। नकदी कई यहाँ पर देखिए चीजें बरामद की गई है जिसमें नकदी भी शामिल है, कैश भी है और माउथ फ्रेशनर तक बरामद किया गया है सिनवार की मौत के बाद। तो देखिए स्ट्राइक की गई और आईडी कार्ड भी यहाँ पर बरामद की गई है। अब ये आईडी कार्ड्स की भी पड़ताल हो रही है। सिगरेट्स, देखिए सिगरेट्स यानी कि यहाँ पर जो लोग थे वो सिगरेट्स भी पी रहे थे, वो सिगरेट्स का सेवन कर रहे थे। लाइटर भी बरामद किया गया है। यानी कि सिनवार की मौत के बाद, सिनवार को जब ढेर किया गया, ये तमाम चीज जो है वो यहाँ पर बरामद की गई है। घड़ी भी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिनवार की मौत के बाद बरामदगी क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। घड़ी बरामद की गई है, सिगरेट बरामद की गई है, लाइटर बरामद की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम वो चीज कैश तक बरामद कर दी गई है। तो देखिए सिनवार ढेर हो चुका है। इसकी पुष्टि खुद नेतन्याहू ने की है और लगातार जिस तरीके से ईरान को यह बताया जा रहा है कि एक और बड़ा ये घातक जो है घाव मिला है। इसके साथ साथ और आपको बता दें कि हमास का जो टॉप कमांडर था, टॉप लीडर था याह्या सिनवार, इसके ढेर होने के बाद यह बरामदगी हुई है। तो याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया है और उसके बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में किस तरीके से जश्न का माहौल है वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए सड़कों पर लोग रात को निकल करके, गाड़ियों में निकल करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि हमास को वो मिटाकर ही दम लेगा। पहले हमास के चीफ को, इस्माइल हानिया को मार गिराया और अब एक बार फिर से याह्या सिनवार को यहाँ पर स्ट्राइक की गई, उसे मार दिया गया है। इजरायली सैनिकों ने ये धमाकेदार जश्न मनाया। उसके बाद जैसे ही ये बड़ी जीत उनके हाथ में लगती है, याह्या सिनवार की मौत को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर फायर करके जो सैनिक आईडीएफ के वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। और देखिए एक जश्न था जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हो रहा था। उसी जश्न में हमास ने किस तरीके से सेंध लगा करके वहाँ कई लोगों को कत्लेआम किया था और आज ऐसा ही एक और जश्न मनाया गया है याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद। खुश मोरक्को का परिवार, ये तस्वीरें देखिए कि फैमिली जो है वो पूरी तरीके से खुश होकर के किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। ये जश्न इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बाद ये माना जा रहा है कि हमास का खात्मा पूरी तरीके से हो चुका है। यानी अब हमास में कोई भी टॉप लीडर नहीं बचा है जो कि आगे आने वाले वक्त में हमास को चला सके। कौन था याह्या सिनवार? अब ये समझिए, इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास का चीफ बना था। अब इस तरीके से दोनों चीफ मर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि हमास खत्म हो गया है। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को बताया जा रहा था और उसे ढूंढा भी जा रहा था। हमास के इस हमले में 1500 लोगों की जान चली गई थी और वही हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था ये याह्या सिनवार, जिसकी अब मौत हो गई है। फिलिस्तीनी संगठन हमास साल 1987 में बना था, जिसके बाद उसका चीफ इस्माइल हानिया, फिर अब याह्या सिनवार। आतंकी संगठन हमास की सुरक्षा शाखा का इसे कमांडर उस दौरान बनाया गया था। हमास से इजरायली जासूसों को बाहर निकालने का काम ये प्रमुखता से करता था। 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो आखिर में इजराइल ने गिरफ्तार किया था। सिनवार ने अपने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या कर दी थी। अपने सहयोगी के साथ ये कृत्य उसने किया। सिनवार को खान यूनिस का कसाई बोला जाता था। तो ये पूरा जो सच है याह्या सिनवार का, वो आपको बताया कि किस तरीके से 1980 के दशक से उसने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाना शुरू किया, लेकिन अब अंत हो चुका है। तो देखिए सिनवार का तो अंत हो चुका है, सिनवार को ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये एक बड़ी स्ट्राइक की गई, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अब दरअसल इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ईरान की तरफ से कैसे पलटवार होगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद दाइफ, इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला और याह्या सिनवार, ये हमास और हिज़्ब के वो टॉप लीडर हैं जिनको एक एक कर इजराइल ने जहन्नुम पहुंचा दिया, एक एक कर खात्मा कर दिया और ले लिया 7 अक्टूबर 2023 का बदला। हमास हिज़्ब लीडरशिप खत्म, अब ईरान का नंबर। नेतन्याहू के हौसले बुलंद, अब ईरान पर करेंगे आक्रमण।
क्या होगा बंधकों का अंजाम? इजरायली पीएम नेतन्याहू एक एक कर अपने दुश्मनों को मौत दे रहे हैं। इजराइल में हुए रक्तपात का बदला ले रहे हैं, तो वहीं बंधकों की रिहाई पर भी बात कर रहे हैं। इजराइल का साफ कहना है कि उसने याह्या सिनवार को मारकर अपना हिसाब पूरा कर लिया है, लेकिन हमास से ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जंग रुक सकती है और शर्त है बंधकों की रिहाई। אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. इजरायली पीएम ने हमास को साफ संकेत दिए हैं कि अगर वो बंधकों को छोड़ देता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा और गाजा में शांति का माहौल कायम हो पाएगा। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. इधर नेतन्याहू ने हमास और गाजा को चेतावनी दी, तो उधर गाजा के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के मारे जाने के बाद युद्ध खत्म होने की आस जताई। كونه هو يعني مسؤول البلد، مسؤول ملف المفاوضات، رئيس حركة حماس وهذا، لكن على مصلحة البلد ملوش دعوة، مش هيأثر بالمطلق، يعني يخلف الراجل القائد ألف قائد والراجل ألف راجل. एक तरफ नेतन्याहू ने हमास के टॉप लीडर को मारा, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के शासन पर सवाल खड़े करते हुए ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों से अपील की, ईरान के नेतृत्व को उनकी मौत का कारण बताया। The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अब उनका अगला टारगेट ईरान है, और अगर ईरान पर इजरायली सेना ने अटैक किया तो मिडिल ईस्ट तबाही के कगार पर खड़ा जरूर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर के। 10 सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि एक सीट मिल्कीपुर विधानसभा पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में बाकी 9 सीटों पर आमने सामने कौन होगा, इसे भी लेकर के कोई स्पष्टता अभी तक नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे थे उसके बाद दरअसल ये सरकार और विपक्ष दोनों का ही रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव, छोटी लड़ाई लेकिन बड़ा दांव। कहीं तारीख को लेकर जिरा, कई साथियों में आपसी कलह। 13 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। यूपी की 9 सीटों का ये उपचुनाव पार्टियों के बीच कोई आम मुकाबला नहीं है, बल्कि इन 9 सीटों का चुनाव देश की सबसे बड़ी विधानसभा का मूड भी तय करेगा। और यही वजह है कि इन 9 सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टियां अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखना चाहती। पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस मेहनत के बीच पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, वहीं इंडी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों की मांग की थी।
जो 10 सीटें हैं, हम 10 सीटों पर ये संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किए हैं और आगे भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो होगा उसे हम मानेंगे। उधर बीजेपी ने इन चुनाव की तारीखों को बदलने की अपील की है। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्य के निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने गया। यूपी में 15 नवंबर को राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।